बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किसे बोलते हैं इसको डिस्कस कर चुके हैं, और इसके और फ्रिडलिच के बीच में डिफरेंस क्या है, आखिर क्यों हम लैंगमर को पढ़ते हैं, फ्रिडलिच और लैंगमर में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और लैंगमर की जो थ्योरी है, एड्सॉर्प्शन की थ्योरी क्या एज्यूम करती है, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं, पॉस्टुलेट्स क्या हैं, इसको भी हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैंगमर क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैंगमर क्या है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना है कि लैंगमर का मैथमेटिकल, उसका गणितीय रूप क्या है। तो जो लैंगमर है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे हमारे पास फ्रिडलिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उसी प्रकार से हमारे पास लैंगमर का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसने भी एक फॉर्मूला दिया था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स लगती है और वहाँ से वो डिराइव होता है। जबकि फ्रिडलिच ने जो अपना फॉर्मूला दिया ग्राफ को समझाने के लिए, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके उसने अपना एक फॉर्मूला डेवलप किया था। फ्रिडलिच के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके फॉर्मूले के अनुसार जब प्रेशर इनफाइनाइट होगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा, तो ऐसे में एड्सॉर्प्शन भी हाई ही होगा। मतलब प्रेशर अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो एड्सॉर्प्शन भी इनफाइनाइट चला जाएगा, ऐसा फ्रिडलिच का वो फॉर्मूला हमें बता रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि हम प्रेशर जब बहुत हाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एड्सॉर्प्शन है, फिर वो मतलब फिर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने पर एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसका ग्राफ ऐसा बिल्कुल इस तरह से जाता है, सैचुर मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, इट गोज पैरेलल टू द प्रेशर, वो प्रेशर के पैरेलल जाता है। तो ऐसा किसने बताया है, ऐसा अभी तक हम फ्रिडलिच का देख रहे थे। लेकिन अब हम लैंगमर क्या फॉर्मूला देता है और कैसे उस ग्राफ का की व्याख्या करता है, इसको हमें देखना है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम एक्चुअली ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखते हैं। तो लैंगमर का जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, इसको अभी हम नहीं, ये माना जा सकता है, ये भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन लैंगमर का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो लिखेंगे थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 + KP। तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि ज़्यादातर बुक्स में हमें लैंगमर का फॉर्मूला दिया रहता है, वो ये है कि थीटा बराबर होता है KP अपॉन 1 + KP। तो ये यहाँ पे थीटा क्या है, के क्या है और P क्या है, इसके ऊपर हमें अब डिस्कशन करना है। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसको समझना है। और इस फॉर्मूले से आखिर हम कैसे इस ग्राफ की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, x/m वर्सेस p की इस तरह के ग्राफ की हम एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हमें अभी आगे समझना है, उसको हम समझेंगे। तो ये भी राइट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर किताबों में फॉर्मूला इस रूप में दिया रहता है। तो आप लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैंगमर आइसोथर्म थीटा इक्वल टू KP अपॉन 1 + KP। जहां पर कौन सी चीज क्या है वो समझ लेते हैं। जहां पर आपका थीटा क्या है, थीटा का मतलब है कि जो थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब ये है कि भैया हमारे पास जो सॉलिड है, उसके मान लेते हैं कोई सॉलिड है और उसकी सरफेस में मान लेते हैं इस प्रकार से 10 एक्टिव साइट्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, फिर ये 9 एंड फिर ये 10। तो मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड है और उसकी सरफेस में 10 एक्टिव साइट्स हैं, यानी कि 10 ऐसी जगह हैं जहां पर हमारा पार्टिकल बैठ सकता है
गैस का पार्टिकल जहां पर चिपक सकता है। ठीक है, ऐसा मानता है। थीटा समझा रहा हूं आपको, थीटा क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सॉलिड की सरफेस में 10 साइट्स हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन संभव है, ऐसा मान लेते हैं। या आप कुर्सियों के हिसाब से भी समझ सकते हो कि भैया 10 कुर्सियां हैं यहाँ पे। कितनी कुर्सियां हैं? 10 कुर्सियां हैं जिसमें लोग बैठ सकते हैं। अब इन 10 कुर्सियों में मान लेते हैं कि भैया इन 10 साइट में 3 साइट पे पार्टिकल चिपका हुआ है या 4 साइट पे पार्टिकल चिपका है। ठीक है, तो इन 10 साइट्स में से, ठीक है, इन 10 साइट्स में से कितनी साइट्स पे हमारा पार्टिकल चिपका है? कितनी जगह पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है? 4 में प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगा 10 जो साइट्स है उनमें 4 में हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है। तो टोटल साइट्स में कितनी साइट हमारे पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखी है? टोटल साइट्स में कितनी साइट? टोटल कुर्सियों में से 10 कुर्सियां हैं, 4 में लोग बैठे हैं, तो टोटल कुर्सियों में कितनी कुर्सियों में हमारे लोग बैठे हैं? इसी रेशियो को, टोटल साइट्स में कितनी साइट हमारी पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड हुई है, पार्टिकल्स बैठे हैं, इसी रेशियो को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो थीटा का मतलब है ये एक फ्रैक्शन है कि कितने पार्टिकल्स ने साइट ऑक्यूपाइड कर रखी है। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक क्या है? ये फ्रैक्शन है, एक अनुपात है जो हमें बताता है कि कितनी जगहों पर हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसको हम थीटा कहते हैं। तो थीटा क्या है? थीटा का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब क्या है? कितनी जगहों पे पार्टिकल उपस्थित हैं, फ्रैक्शन, अनुपात के आधार पे। कि 10 में से अगर 6 जगह पे होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 6/10। ठीक है, और 10 की 10 पोजीशन अगर ऑक्यूपाइड होंगी, 10 की 10, अगर 10 में से 10 जगहों पे हमारे पार्टिकल हैं तो थीटा कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो 100 साइट हैं और 100 साइट में से सब जगहों पे हमारे पार्टिकल बाहर से आके चिपक गए हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू, कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है उसका वैल्यू कितना होगा? तो 100 नीचे लिखेंगे और 100 की 100 ऑक्यूपाइड है ऊपर लिखेंगे, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का, प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो थीटा क्या है? थीटा का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड। ठीक है, तो कितनी जगहों पर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड। ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो थीटा अगर ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा जगहों पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ठीक है, थीटा अगर ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा जगहों पर पार्टिकल प्रेजेंट है। थीटा अगर कम है तो इसका मतलब कम जगहों पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कम साइट्स में पार्टिकल प्रेजेंट है। तो थीटा ज्यादा यानी कि ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि ज्यादा एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, ज्यादा एड्सॉर्प्शन, इसका मतलब थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी, यानी कि बहुत बढ़िया एड्सॉर्प्शन है। तो ये किसको दर्शाता है? यह किसको दर्शाता है? आप बताइए। यह एड्सॉर्प्शन की मात्रा को दर्शाता है। यह एड्सॉर्प्शन की क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंट को, या एड्सॉर्प्शन की मात्रा को, एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है को दर्शाता है। ठीक है, अगर मेरे इमेज आ जा रही है आगे तो मैं इसको हटा दूंगा, तो दर्शाता है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? एड्सॉर्प्शन की मात्रा को दर्शाता है। क्या? थीटा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या हमारे पास? के एक कांस्टेंट है। ठीक है, के इज अ कांस्टेंट, अभी बताएंगे हम, के बारे में डिस्कशन करेंगे। पी इज अ प्रेशर ऑफ गैस। पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस का प्रेशर है। ओके, तो यहां पे समझ गए होंगे कि आपका कौन सी चीज क्या है। इसको समझ जाइए कि यहाँ पे पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, मतलब ये जो गैस यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, प्रेशर ऑफ गैस का मतलब गैस की मात्रा ही होता है। कहीं पे अगर प्रेशर कम है गैस का, इसका मतलब वहां गैस कम, ऊपर गैस कम प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूंगा गैस बहुत हाई उसका प्रेशर है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो P इज द प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे जो गैस है ना उसकी मात्रा है। तो P इज द प्रेशर ऑफ गैस, या गैस की ऊपर मात्रा कितनी है, कितनी गैस अवेलेबल है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो यार जहां पे हम x अपॉन एम लिख रहे थे, तो अभी तक हम x अपॉन एम का यूज कर रहे थे, तो अब हम x अपॉन एम का यूज नहीं करते लैंग्वेज में।
लैंगमर में एक्स अपॉन एम यूज नहीं करते, लैंगमर में थीटा का यूज करते हैं। लैंगमर में क्या यूज करते हैं? थीटा का, क्योंकि थीटा भी वही दर्शाता है। एक्स अपॉन एम भी कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एक्स अपॉन एम भी यही दर्शाता है कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसी को दर्शाता है। ठीक है, उसी को दर्शाता है, ये दर्शाता है कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो थीटा भी तो वही दर्शा रहा है ना। तो थीटा क्या है कि भैया कितनी साइड्स में कितने साइड्स ऑक्यूपाइड हैं, इसी को थीटा कहते हैं। और अगर ज्यादा साइड्स ऑक्यूपाई होंगी यानी कि थीटा ज्यादा होगा, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा। तो थीटा भी असल में एक्स अपॉन एम को ही दर्शाता है। तो एक्स अपॉन एम वर्सेस पी का ग्राफ खींचो या थीटा वर्सेस पी का ग्राफ खींचो, सेम ग्राफ आएगा, सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये वही ग्राफ है जो फ्रिडलिच का ग्राफ है। फ्रिडलिच ने जिस ग्राफ को समझाने की कोशिश की है, बस ये वही ग्राफ है। बस यहाँ पे एक्स अपॉन एम की जगह पे क्या मान लिया गया है? थीटा मान लिया गया है, तो थीटा है। और फ्रिडलिच का फॉर्मूला अलग था और लैंगमर का फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पी तो है ही, वहां भी पी था, वहां भी के था, लेकिन वहां पे फॉर्मूला अलग था। यहां पर के और पी को इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे के कांस्टेंट है, पी एक प्रेशर है। तो आप फिलहाल के लिए जब आपसे केवल पूछ रहा है कि लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला बताइए, तो आपने वहां पे लिखना है कि लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। अब हमें ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो अगली शीट में, अगले इसमें हम इसको डिराइव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा उसको लिखते भी चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं इसको लिख देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ, किसका करना है हमने? लैंगमुअर। ठीक है, लैंगमुअर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बेटा ये 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको सारे सारे के सारे इस पूरे टॉपिक को मैंने 3-4 क्वेश्चंस में बांट के बता दिया है। तो ये टॉपिक जो है आपका जब आएगा तो वो 5 नंबर में भी ये पूछ सकता है। और ये डेरिवेशन अगर उन्होंने दे दिया तो डेरिवेशन आपका जो है 15 मार्क्स में आ सकता है। तो डेरिवेशन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको लिख भी लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स में ये डेरिवेशन जो है विथ डेफिनेशन आपसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं कि भैया ये हो कैसे रहा है, ये आखिर एक्सप्रेशन कैसे आया। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को समझने के लिए अब हम लैंगमर के एजम्पशंस को जो आपने पढ़ा है उसको जरूर ध्यान रखिए। मैंने जो बताया है उन एजम्पशंस के आधार पे हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। जब आपके पास ये डेरिवेशन आएगा तो आप उससे पहले ये जो एजम्पशंस है लैंगमर के, इन एजम्पशंस को जरूर लिखिएगा। आप लिखना कि बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन वी शुड कंसिडर द एजम्पशंस, कि भैया लैंगमर क्या क्या मान के चल रहा है, उन एजम्पशंस को आपने जरूर लिखना है। तो ये आप 7 एजम्पशंस वहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर डेरिवेशन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास क्या है, माना कि कोई गैस है हमारे पास, कोई क्या है, कोई गैस है हमारे पास, कोई गैस ए गैस है, कोई गैस ए है। ठीक है, जो किसी सॉलिड के सरफेस में, जो कहां पे जा रही है, किसी सॉलिड के सरफेस में क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, हो रही है। तो सॉलिड के सरफेस में एड्सॉर्ब हो रही है और डिसॉर्ब भी हो रही है, और डिसॉर्ब भी हो रही है, डिसॉर्ब भी हो रही है। अब ये एड्सॉर्ब का मतलब तो आप जानते ही हैं और डिसॉर्ब का मतलब भी आप जानते हैं। तो हम ये सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्सॉर्बेंट है। इसके ऊपर ये गैस का पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे चिपक रहा है ऐसे करके, और फिर ये निकल भी जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके ये डिसॉर्ब भी हो रहा है। तो दो प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक तो सरफेस में आ रहा है और सरफेस में वो क्या कर रहा है, सरफेस में चिपक रहा है, इसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और सरफेस छोड़ रहा है, इसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम एड्सॉर्प्शन को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के लिए
सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के लिए हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एड्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के लिए चीज़ों को देखेंगे। ओके, क्या देखना है? एड्जॉर्प्शन जो होता है वो किन बातों पे निर्भर करता है, तो वो देखना है कि एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन निम्न निम्न बातों पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग थिंग्स। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है वो इस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो वो किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है बताइए? तो एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है गैस का प्रेशर क्या है। ठीक है, गैस का प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर क्या है, पी क्या है, तो गैस के प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो ये हो रहा है ना भैया एड्सॉर्प्शन। अगर गैस ही नहीं होगी, अगर यहाँ पर गैस बिल्कुल जीरो होगी तो एड्सॉर्प्शन होगा क्या? नहीं। ठीक है, और गैस बहुत ज्यादा होगी, गैस ऊपर बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गया क्या? हाँ, बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? गैस की मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रही है। और गैस की मात्रा नहीं कही जाती केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में गैस की मात्रा नहीं कही जाती, उसका प्रेशर कहा जाता है। तो जहां पे यहाँ पे गैस की मात्रा कम है, इसका मतलब प्रेशर कम है। यहाँ पर गैस की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो अगर भाई प्रेशर बहुत ही कम होगा, प्रेशर जीरो होगा, इसका मतलब गैस यहाँ पे है ही नहीं। गैस होगी ही नहीं तो क्या एड्सॉर्प्शन होगा बच्चे? क्या एड्सॉर्प्शन होगा? और जब गैस अच्छी खासी होगी तभी तो एड्सॉर्प्शन होगा ना। तो यानी कि एड्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एड्सॉर्प्शन गैस की मात्रा यानी कि गैस के प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है इस बात पे, एड्सॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करेगा दूसरा, कि भैया किस बात पे डिपेंड करेगा? इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी खाली जगह नीचे बची है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, दो केस उठा लेते हैं, मान ले दो केस है हमारे पास। ठीक है, तो दो केस हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 10 साइट्स हैं, और 10 की 10 साइट्स क्या है, बिल्कुल खाली है, ऐसा मान लेते हैं। 10 है मान लेते हैं ये। यहाँ पर भी 10 साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 साइट है, ऐसा 10 मान लेते हैं। मैंने 10 ऐसे बनाए नहीं है ऊपर वो साइट्स, आप मान लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 साइट है, और 10 में से पूरी की पूरी खाली है, बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा अनऑक्यूपाइड, केवल एक, चलो एक ऑक्यूपाइड है, एक ही जगह पे पार्टिकल चिपका है। ठीक है, तो एक ही जगह पार्टिकल चिपका है, और यहाँ पे पूरे के पूरे, यहाँ पे लगभग 9 जगहों पर, मान लेते हैं 9 है, 9 जगहों पे पार्टिकल चिपका है। तो यार यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनऑक्यूपाइड साइट्स ज्यादा है ना। यहाँ पे क्या है? अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है खाली जगह। तो यहाँ पे खाली साइट्स है ना अच्छी खासी। तो जहां पे अनऑक्यूपाइड साइड होगी, मतलब खाली जगह होगी, तो वहीं पे आएंगे ना पार्टिकल फटाफट। वहीं पे आएंगे पार्टिकल, तो यहाँ पे फटाफट आने की कोशिश करेंगे। भाई अगर आपके पास कुर्सियां अगर खाली पड़ी हैं बहुत सारी, तो सब लोग फटाफट दौड़ के जाते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। अब एक ही कुर्सी है तो लोग बोलते हैं क्या ही बैठे उसमें, रहने दो, जाओ। तो वही है। तो यहाँ पर कितना अनऑक्यूपाइड साइड है, यहाँ पे कितना कितना अनऑक्यूपाइड साइड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बढ़िया एड्सॉर्प्शन होगा। और अगर अनऑक्यूपाइड साइड कम है तो वहां पे एड्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। वहां पे तो है ही नहीं ना जगह, चिपकने की जगह है ही नहीं, तो क्या ही चिपकेंगे ये? तो क्या चिपकेंगे, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये है फंडा। तो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड, दूसरा निर्भर करता है कितनी 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 साइट अनऑक्यूपाइड्स हैं। अनऑक्यूपाइड्स हैं, अनऑक्यूपाइड है, तो कितनी साइट क्या है, अनऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो ये दो बातों के ऊपर एड्सॉर्प्शन की गति निर्भर करेगी, दो बातों के ऊपर एड्सॉर्प्शन की रफ्तार डिपेंड करेगी। एक की गैस खुद कितनी ज्यादा है, अगर गैस ज्यादा होगी तो फटाफट आके चिपक जाएगी। ठीक है, मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, गैस ज्यादा होगी तो फटाफट आके चिपकने की कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब मीडियम प्रेशर, यानी कि बहुत ही लो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जीरो है गैस का प्रेशर, तो क्या चिपकेंगे वो, क्या आएंगे वो? दूसरा, कितनी खाली जगह है सरफेस में। ठीक है, कितनी साइट क्या है, अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अनऑक्यूपाइड साइट निकालते कैसे हैं? माना माना कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, माना कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड इक्वल टू है थीटा। ठीक है, माना कि 10 में से
क्या बताया था मैंने, 10 में से 4 जगहों पे चिपके हुए हैं ना पार्टिकल। तो ये कितना हो गया, 0.4 क्या हो गया, ये हमारा ऑक्यूपाइड साइड हो गया। कितना हो गया, ऑक्यूपाइड साइड हो गया। तो हम, अगर हमें ऑक्यूपाइड साइड मालूम है थीटा, तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड, तो खाली कितना होगा कैसे निकालते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड, ठीक है, अनऑक्यूपाइड साइड, तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड, तो बताओ मुझे, अगर 10 में से 4 जगह भरा है, 10 में से 4 जगह भरी है, तो खाली कितनी होगी, खाली का फ्रैक्शन कितना होगा, कैसे करेंगे हम बताओ, 6 खाली होगा ना, 4 भरा है तो 6 खाली होगा, तो 0.6 खाली आ जाएगा ना। तो भरा है, 10 में से 4 भरा है, ठीक है, तो खाली कितना होगा, 10 में से 6 खाली होगा। तो अब मैं ये 6 निकालने का एक तरीका तो मेरे पास ऐसे भी ऐसे निकाल सकता हूँ। एक तरीका है, इसी को 1 से माइनस कर सकते हैं, इसी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, 1 से माइनस करेंगे, तब भी क्या आंसर आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 1 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, हाँ, इसको समझ लेना आप। तो ये बहुत ही आसान सी बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ओके, अब हमने ये कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं एड्जॉर्प्शन की गति की बात करता हूँ। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की रेट की बात करेंगे। ठीक है, नाउ नाउ क्या, नाउ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की जो गति होगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, और दूसरा कितनी जगह खाली है उसके प्रोपोर्शनल है। दो चीजों के प्रोपोर्शनल है, एक किसके प्रोपोर्शनल है कि कितना प्रेशर है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कितना प्रेशर है उसके प्रोपोर्शनल है, और दूसरा दूसरा कितना खाली है उसके प्रोपोर्शनल है। तो जो जो रेट होता है एड्जॉर्प्शन का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छे से एड्जॉर्प्शन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना गैस का प्रेशर है और कितनी खाली जगह है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको थोड़ा अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, इसको लिखेंगे हम आर एड्जॉर्प्शन लिख लेते हैं। ठीक है, आर एड्जॉर्प्शन इक्वल टू होगा, अब हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट दे देंगे, ये कांस्टेंट हो गया के एड्जॉर्प्शन P1 माइनस थीटा, P1 माइनस थीटा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 पे आते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको स्क्रीन पूरी दिख रही होगी, ठीक है ना, स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे मैं हूँ, मैं इसको एक बार ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस जगह पे तक हूँ मैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बाकी इसके आगे यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे चलेंगे, तो अगले पेज में तब चलेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। अब इसी प्रकार से रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब ये तो हो गया सबसे पहले एड्जॉर्प्शन। अब नाउ नाउ फॉर डिजॉर्प्शन, नाउ फॉर डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन के लिए, डिजॉर्प्शन के लिए, डिजॉर्प्शन मतलब कितना निकल रहा है बाहर, चिपक रहा है पार्टिकल फिर निकलेगा भी तो, हर हमेशा चिपकी थोड़ा रहती है चीजें, तो छूटती भी है निकलती भी हैं, तो कितना वो निकल रहे हैं बाहर, उसको कहते हैं हम डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है, डिजॉर्प्शन किसके ऊपर, भाई कितना, कितने पार्टिकल डिपेंड करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है, डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है एक ही चीज पर, और वो है, डिपेंड करता है ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर। भाई जितनी जगहों पे पार्टिकल बैठे होंगे ना, उतनी जगह से निकलेंगे ना वो, तो ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर, ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर, ठीक है, तो डिजॉर्प्शन ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब निकलना है ना बाहर पार्टिकल को, तो जब बैठे होंगे, जितनी जगह, जितनी ज्यादा ऐसी जगह होंगी जहां बैठे हैं पार्टिकल, तभी तो निकलेंगे। तो यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी है, अगर किसी केस में 6 जगहों पे पार्टिकल बैठे हैं, और किसी जगह पे एक ही जगह पे पार्टिकल बैठा है, तो कहाँ पे अच्छा डिजॉर्प्शन होगा, जहां पे बैठे हुए 6 बैठे हुए हैं ना। तो वही बात कह रहा है कि डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है कि कितनी साइट्स क्या है ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है बस, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैं इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये यू है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर। ठीक है, ये फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, कितना फ्रैक्शन
फ्रैक्शन मतलब कितनी जगहों पर, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर डिजॉर्प्शन से, आर डिजॉर्प्शन से इसको हम दर्शा लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे के डिजॉर्प्शन, के डिजॉर्प्शन लिखेंगे। और कितनी साइड्स ऐसी हैं, कितनी साइड्स ऐसी जहां पे हमारे पार्टिकल चिपके हैं, बताओ कितनी साइड्स ऐसी जहां हमारे पार्टिकल चिपके हैं। तो यहां हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है ना उसको, ये देखो ये है ना वो थीटा, कितनी ऐसी जगह जहां पे हमारे पार्टिकल चिपके हैं वो है थीटा, तो बस वो थीटा करना है यहाँ पे, तो थीटा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब हमारा, अब आते हैं हम एजम्पशन, अब आते हैं लैंगमर के अनुसार, यहां से हम आएंगे, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। इसके बाद अब लैंगमर क्या मानता है, लैंगमर ये मानता है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है और जब वो चिपक रहे हैं फिर निकल रहे हैं, चिपक रहे हैं फिर निकल रहे हैं, ये कुछ समय के बाद इन दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम हो जाती है। जिस रफ्तार से चिपक रहे होते हैं उसी रफ्तार से निकलते हैं, जिस रफ्तार से हमारे पार्टिकल चिपक रहे होते हैं उसी रफ्तार से निकलते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लैंगमर, लैंगमर क्या कहता है, लैंगमर के अकॉर्डिंग, लैंगमर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लैंगमर, ठीक है, लैंगमर के अनुसार क्या है, लैंगमर कहता है, क्या कहता है भाई लैंगमर, मैं इसको ऐसा करता हूँ, बांट रहा हूँ इस पेज को, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। लैंगमर ये कहता है कि भैया, लैंगमर क्या कहता है कि डिजॉर्प्शन, और लैंगमर कहता है कि एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच क्या हो जाएगा, के बीच क्या आएगा, के बीच एक क्या बन जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब लगता है कि रुक गया है ना, ये आ रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन रेट बराबर होगी तो रुका हुआ लगता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। के बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यार डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दोनों की गति बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की रेट बताओ, तो एड्सॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा के पी 1 - थीटा इक्वल टू, इसका क्या था, इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला था हमारा के, अच्छा यहाँ पे ये एड्सॉर्प्शन लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, और थीटा, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एड्सॉर्प इसको नीचे कांस्टेंट को एक साथ लाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, तो के एड्सॉर्प्शन के नीचे क्या लेके आ रहे हैं हम, के डिसॉर्प्शन लेके आ रहे हैं, और हम थीटा के नीचे क्या लेके आ रहे हैं, P1 - थीटा लेके आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हो गया बस काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो के एड्सॉर्प्शन है बट्टा जो के डिसॉर्प्शन है ना, दोनों को एक नया कांस्टेंट मानते हैं के, एक नया कांस्टेंट भैया, जब एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की रेट इक्वल हो गई है, ठीक है, तो इनके रेट कांस्टेंट का रेशियो हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट मानते हैं के, या केसी मान लेते हैं, बहुत जगहों पे मैं के मान रहा हूँ, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है, दोनों की रेट बराबर हो गई है, इसलिए इसे, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है ये, एक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं। अतः तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे के एड्सॉर्प्शन अपॉन डिसॉर्प्शन की जगह पे के लिखेंगे, थीटा अपॉन 1 - पी इसको, ये हमारा 1 - थीटा है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा रिलेशन बन गया है। तो फिर अब क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा। अब मैं इसके आगे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे कोई एक बेसिक सी मैथमेटिक्स है, दाएं बाएं लिया, ऊपर नीचे लिया, काट दिया, तो इसके आगे जब हमने एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है, इसके आगे आपने एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है, आपने लिखना है कि ऊपर की इक्वेशन को, ऊपर की इक्वेशन को रीअरेंज करने पर, मैं भी सॉल्व करूंगा, आपको दिखाऊंगा, इक्वेशन को रीअरेंज करने पर, थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, रीअरेंज करने पर क्या करेंगे, रीअरेंज करने पर ऊपर की इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू के पी 1/1 + KP, ये हमें मिल जाता है बेटा, ठीक है। ऊपर की इक्वेशन को हम जब रीअरेंज करेंगे
ठीक है, जब हम ऊपर की इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। इसीलिए आपको बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे इसके आगे बढ़ना नहीं है, इसके आगे इसको मतलब जो मैं करूंगा अभी उसको नहीं करना आपने, वो तो एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, मतलब सिंपल सा मैथमेटिकल काम है। तो चलो ठीक है, मैं इसको एक दूसरे पेज में रीअरेंज करके दिखा रहा हूँ केवल आपके समझने के लिए, ये काम नहीं करना है, ये काम ये बस डायरेक्ट लिखना है कि इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया। ये है दिस फॉर्मूला इज लैंगमर एड्सॉर्प्शन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज, ठीक है, लैंगमर, ये क्या है, लैंगमर एड्सॉर्प्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, इट्स एन लैंगमर एड्सॉर्प्शन फॉर्मूला, ये उसकी इक्वेशन है बेटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, वो ये डिराइव करना है, हो गया डेरिवेशन, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो मैं ये वाला काम आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको इसमें रीअरेंज करके दिखा रहा हूँ, बट वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या था हमारा, देखो k इक्वल टू थीटा, ठीक है, k इक्वल टू थीटा p 1 - थीटा है, कुछ नहीं करना है आपने, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, इसको इधर लेके जाओ तो ये kp इक्वल टू थीटा अपॉन 1 - थीटा हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर दो, तो 1/kp, यहाँ पे उल्टा कर दिया ना, इसके नीचे 1 था तो उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो 1 - थीटा अपॉन थीटा, ऐसा बन गया, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। थीटा से 1 को भी डिवाइड करो, थीटा को भी डिवाइड करो, तो 1/kp इक्वल टू 1/थीटा - 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको 1 को इधर लेके जाओ तो 1/kp प्लस 1 इक्वल टू 1/थीटा हो जाएगा ना। फिर इसका लॉसा ले लो, एलसीएम ले लो, तो केपी का केपी आ गया, 1 प्लस क्या जाएगा, केपी आ गया, ठीक है, आ गया ना, 1 + केपी इक्वल टू 1/थीटा। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करना है, उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है इसका, इसको उल्टा करने पर, उल्टा करने पर क्या होगा, इसको उल्टा करो तो केपी ऊपर चला जाएगा, 1 + केपी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू थीटा आ गया, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तो ये वाला काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, सीधे इसको रीअरेंज करके ये बनेगा, ऐसा लिखना है और हमारा डेरिवेशन खत्म। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में, बस हो गया, लैंगमर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है वो ग्राफ को कैसे समझा रहा है उसको हम देखेंगे, वो भी बहुत आसान है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहीं पर हम इसको, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मींस डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब मुझको वो ग्राफ हमें अगले क्वेश्चन में आपको समझाना है, वो ग्राफ समझेंगे, वो भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ लैंगमर, तो फिर वो हम समझ लेंगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।